हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि आज आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम का पहला दिन था। लगभग सारी शिफ्ट के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर एग्ज़ाम कैसे आया था, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, लेवल कैसा था, आप कितना अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप अब आगे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए। तो ये जो आपका 3 सितंबर का आपका एग्ज़ाम है, इसको लेकर के मैंने एक पोल भी क्रिएट किया हुआ है। आपको वो इसी स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो आप उस पोल में पार्टिसिपेट करके सही सही आपने कितना अटेम्प्ट किया है वो बताइएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं, फालतू में क्लिक करते रहते हैं, ऐसा नहीं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम की, लेवल ऑफ एग्ज़ाम चारों शिफ्ट का लगभग कैसा था, तो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। और इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब ये है कि जब आप पीओ लेवल की तैयारी करते हैं तो क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम आसान लगता ही है। ये इसका रीज़न होता है। एग्ज़ाम का लेवल वैसा ही रहता है जैसा आपका पहले से सेट रहता है, मतलब पिछले साल जैसा था वैसा ही कुछ था। इजी टू मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चंस आपके थे। अब बात करें अगर कि सेक्शन वाइज क्या क्या पूछा गया था, तो अगर शिफ्ट वाइज जाएंगे तो कुछ में कई सारी चीज़ें पूछी गई थी, कई नहीं। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो सब में पूछी जाएगी, वो मिसलेनियस के कुछ पार्ट हैं, जैसे सिलॉक्स, इनइक्वलिटी और आपका ब्लड रिलेशन। लगभग सभी शिफ्ट में आपका पूछा गया था। तीन तीन क्वेश्चंस आपके आए थे सिलॉक्स, इनइक्वलिटी और ब्लड रिलेशन के, और बहुत ही आसान था। आसान का मतलब सिलॉक्स के भी 3 क्वेश्चन, इनइक्वलिटी के भी। ये आपके जो क्वेश्चंस थे ये मतलब 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन वाले थे। जनरली हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे, भी आपने देखा होगा, तो हमने 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन करी थी। ये तो 2 ही 2 था। इसके साथ आपका ब्लड रिलेशन भी था जो कि आपका काफ़ी आसान था, जिसमें शायद 8% के ऊपर ये आधारित था। आसानी से आप कर सकते थे, टफ नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका वर्ड फॉर्मेशन और वो मीनिंग वगैरह वाले जो रहते हैं क्वेश्चंस, वो आपके थे ही थे। कुछ शिफ्ट में डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। तो डायरेक्शन सेंस से भी आपके क्वेश्चंस आपके बन के आए थे। मतलब मिसलेनियस जैसे आपका पूछा जाता है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हुए किसी में कुछ ऐसा पूछा गया था। और सारा कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी आसान थे। बात सभी लोग करते हैं पजल की। पजल में क्या चीज़ थी जो पूछी ही गई, जैसे अनसर्टेन वाला टाइप का क्वेश्चन था, वो पूछा ही गया। लगभग सभी शिफ्ट में आपका अनसर्टेन का क्वेश्चन पूछा गया। जो आपकी शिफ्ट 1 थी उसमें भी अनसर्टेन के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें जैसा भी हमने कल परसों के क्वेश्चन किया था कि 11% उसमें टोटल आ रहे थे और एक स्ट्रेट लाइन में उनको ऐसा बिठाना था। इसके अलावा फ्लैट एंड फ्लोर वाली जो पजल है वो आपकी पूछी गई है, और ये भी आसान ही थी, बच्चों ने किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चे ने बताया कि प्रोडक्ट और स्टैक बेस्ड, या फिर ऐसा जो बॉक्स वाली जो पजल आती है ना, वैसे आपका क्वेश्चन था कि स्टैक आपको दिए गए हैं, उसमें अलग अलग बॉक्स किसमें कुछ प्रोडक्ट रखे गए, उनको एक के ऊपर एक ऐसा अरेंज करना है। इसी के साथ साथ जो डेजिग्नेशन बेस्ड आपकी पजल होती है वो भी आपकी पूछी गई थी। डेजिग्नेशन वाले की भाई एमडी सीईओ वाली जो पजल आती है वो भी आपकी पूछी गई। अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट में बात करें, इसमें खैर मंथ वाली पजल या डेज बेस वाली जो पजल आती है वो भी आपकी पूछी गई थी। और सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ शिफ्ट में सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा गया था, और कुछ शिफ्ट में जो आपका स्क्वायर बेस्ड या रेक्टेंगुलर बेस्ड जो अरेंजमेंट आपका आता है ना, वो आपका पूछा गया था स्क्वायर बेस्ड। अब इसमें स्क्वायर बेस्ड वाले में क्या था कि जो पर्सन्स कॉर्नर पे बैठे हुए थे उनकी डायरेक्शंस अलग थी, और जो मिडिल में बैठे हुए थे उनकी डायरेक्शंस अलग थी। कुछ ऐसे आपके सवाल बने थे जो कि काफ़ी आसानी से हो जा रहे थे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी वगैरह नहीं बन रही थी कि उसमें बहुत माथापच्ची करनी पड़े। इसी वजह से जो बच्चे जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है, अच्छा पढ़ा हुआ है, उनके अटेम्प्ट भी आपके अच्छे आए हैं, है ना। तो ये आपका कुछ ऐसा आपका रीजनिंग का सेक्शन था। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और आसानी से ये होने वाला था। पजल 3 पजल पूछी गई थी, ऐसा नहीं कि एक ही में सारी पजल पूछी। मैं आपको सारी शिफ्ट का बता रहा हूँ कितनी चीज़ें पूछी गई थी। तो एक जो शिफ्ट थी उसमें 3 पजल ये आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो कल आप एग्जाम देने जाएंगे, जरूरी नहीं कि 3 पजल कल भी मिले, हो सकता है किसी शिफ्ट में कल 4 पजल मिले। और इधर जो मिसलेनियस हमने लिखा हुआ है ना, डायरेक्शन सेंस, और उनमें से कोई क्वेश्चन काट दो, फिर वहाँ पे एक पजल और आपको दे दी जाए और उसको आपको करना रहे। हो सकता है 3 या 4 ही क्वेश्चन वाली पजल हो। तो ये आपका क्या था, रीजनिंग का सेक्शन। अगर मैं बात करूँ क्वांट के सेक्शन के न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो सभी शिफ्ट में सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब
सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस थे वो आपके पूछे गए थे, 10 से 15 क्वेश्चंस आपके आए थे। उसके बाद आपकी जो नंबर सीरीज है इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस थे। और नंबर सीरीज में किसी शिफ्ट में मिसिंग क्वेश्चन, मिसिंग वाली आपकी सीरीज पूछी गई थी, और किसी में रॉन्ग जो आती है सीरीज वो पूछी गई थी। ऐसा नहीं था कि मिला करके। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज आपका हो गया। फिर आपकी डीआई पूछी गई थी, है ना। डीआई 5 क्वेश्चन ही थे, मतलब एक सेट आपकी डीआई वो पूछी गई थी। अच्छा, ये जो डीआई है वो हर शिफ्ट में अलग अलग थी। जैसे जो पहली शिफ्ट थी उसमें आपका लाइन डायग्राम पूछा गया था, जिसमें बोट और शिप ऐसा करके क्वेश्चन आपका आया था कि बोट, नंबर ऑफ बोट और शिप ऐसा बना करके लाइन डायग्राम दिया गया था कि एक डायग्राम आपका ऐसा रहेगा लाइन वाला कि एक लाइन आपके क्या बताएगी कि बोट्स की संख्या और शिप की संख्या मिला करके, और एक लाइन में जैसे केवल बोट की संख्या, केवल शिप की संख्या, ऐसे आपका एक क्वेश्चन था। फिर बाकी की शिफ्ट में किसी में बार डायग्राम का क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 शिफ्ट में आपका पूछा गया था। ऐसे आपके क्वेश्चंस थे। एक बात इसमें खास ये है कि डीआई में अभी जो 4 शिफ्ट हुए हैं उसमें केसलेट जो है वो अभी तक नहीं पूछा गया है ना। केसलेट या पैराग्राफ डीआई जिसको कहा जाता है उसके सवाल अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कल भी इसके सवाल नहीं पूछे जाएंगे, है ना। ये नहीं कह सकते कल भी इसके सवाल नहीं रहेंगे, आ सकते हैं। फिर बाकी का बचा जो पार्ट था वो हमारा अर्थमेटिक वाला था। अब अर्थमेटिक वाला जो पार्ट था उसमें भी 10 से 12 आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे, डिपेंड करेगा सिंप्लीफिकेशन कितना पूछा जाता है, उतने आपके क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे अर्थमेटिक में, 10 क्वेश्चन। और लगभग सभी जो क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक में पूछे गए थे आसान थे, कैलकुलेटिव नहीं थे। कैलकुलेटिव के मतलब कि क्वेश्चन आसान हो, आपको पता है क्या करना है, वो कैलकुलेट करने में बहुत समय लगे, ऐसा नहीं था। आसानी से आप कर सकते थे वो सारे क्वेश्चन जो आपके अर्थमेटिक में पूछे गए थे। फिर अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो आपका सेक्शन था उसमें क्या क्या पूछा गया था, लगभग इंग्लिश के सभी जो शिफ्ट थे उसमें एक ही तरह की चीज़ें पूछी गई थी। मतलब एक तो आपका आरसी पूछा गया था जो कि आपका 8 से 9 नंबर का था, मतलब अलग अलग शिफ्ट में। फिर आपका पूछा गया था क्लोज टेस्ट, इसके सवाल आपके थे 5 नंबर के। फिर आपका पूछा गया था इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो आपका पूछा गया था। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट के साथ साथ एक क्वेश्चन आया था इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड का, मतलब जिसमें स्पेलिंग सही नहीं लिखी रहती है वो आपको सही ऐसा करना रहता है। ऐसे ही आपके जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। हो सकता है फिलर्स वगैरह भी किसी में पूछा गया हो, ऐसा मतलब इंग्लिश में सब कुछ वैसा ही था। तो ये आपके जो चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम था कुछ इसी के ऊपर आपका आधारित था। लाइन, बार, टेबल ऐसे डीआईज आपके पूछे गए थे, आसानी से हो जाने वाले। सिंप्लीफिकेशन और आपका नंबर सीरीज, डीआई, अर्थमेटिक, यही पूछा गया था और इसी में आपको सारे चीज़ें करनी थी। अब डिपेंड करता है कि आप जब एग्ज़ाम देने बैठे होंगे तो आपकी तैयारी कैसे रहेगी। जिनकी तैयारी अच्छी रहेगी वो अच्छा अटैम्प्ट करेंगे, जिनकी तैयारी खराब होगी वो उनका अटैम्प्ट थोड़ा कम आएंगे। क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं पूछा गया था, ना तो रीजनिंग में, ना तो आपका इधर क्वांट में, जो कि इतना कठिन हो कि आप उसको समझ ही ना पाएँ कि उसमें क्या करना है ना। ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो सेक्शन है वो है। तो ये आपका पूरे दिन का बस इतना ही था, यही आपको देखना था, ये पूछा गया। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे बच्चे जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनकी बारे में बात करूं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले बेटा आपको, अगर आपका 4 सितंबर को एग्ज़ाम है तो सबसे पहली चीज़ तो आप एकदम घबराइएगा नहीं। घबराएंगे कौन बच्चे, कहेंगे घबराएंगे ही क्यों, हमारा एग्ज़ाम है, सही बात है। घबराते क्यों हैं, इस वजह से क्योंकि आपने एनालिसिस देखी होगी और आपने क्या देखे होंगे, हाई अटेम्प्ट्स, है ना। बच्चे कह रहे होंगे कि भाई हमने 95 किया, किसी कोई कह रहा होगा हमने 90 किया, कोई कह रहा है 99 किया, ऐसे भी बच्चे आते हैं, बहुत महान पुरुष हैं। तो ऐसे अटेम्प्ट्स को देख करके आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। किसी बच्चे का आज एग्ज़ाम कैसा हुआ है वो आपका कल का एग्ज़ाम प्रभावित नहीं करेगा। मतलब अगर किसी ने आज 50 किए हैं या फिर किसी ने आज पूरे 95 या 100 ही कर डाले हैं, उससे आपका एग्ज़ाम कैसे प्रभावित होगा। आप तो वही एग्ज़ाम दोगे ना कल जो आपने पढ़ाई कर रखी ईमानदारी से, है ना। तो उससे आप घबराना नहीं, आप अपना 100% देने का प्रयास करना। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड क्या है कि जो एग्ज़ाम का लेवल या जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो डे बाय डे आपका अलग अलग हो सकता है। मतलब हो सकता है कि आज की जो शिफ्ट थी सारी उसमें क्वेश्चंस थोड़ा इजी मिले हों, कल के शिफ्ट जो होगी उसमें हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन मॉडरेट रहें, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, है ना। तो इस वजह से भी आपको बिल्कुल डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन, वो आपका इम्प्लीमेंट होता है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका जो एग्ज़ाम अगर कठिन है या फिर टफ है, कैलकुलेटिव है,
वो जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है ना। आपने अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आज 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कल आपने 75 क्यों आपका भी सिलेक्शन हो जाए बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, है ना। तीसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और उसके साथ साथ एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। आज को देख करके किसी बच्चे के मान लीजिए होता क्या है कि आज को देखा कि अच्छा आज तो हाई अटेम्प्ट हैं और उस बच्चे ने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसके पास थोड़ा सा समय बचा, तो वो क्या सोच रहा है कि अच्छा ये जो सेक्शन में अभी कर रहा हूँ 75 है, इसको ना मैं 80 प्लस कर देता हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। इस वजह से उसने 5 या 6 क्वेश्चंस क्या किए, तुक्के मार दिए, आ नहीं रहे थे, 5-6 क्वेश्चन के तुक्के लगा दिए, कोई बात नहीं हमारे अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। ये काम आपको नहीं करना है ना। एक्यूरेसी अगर आपकी खराब हुई, आपके जो 75 के उसमें कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, 5-6 आपने ऐसे ही तुक्के मार दिए वैसे ही गलत, तो अगर आपके नंबर आने होंगे कट ऑफ वाले तो उससे आप पीछे चले जाओगे क्योंकि उसकी पेनाल्टी मिलती है ना। जो तीसरी चीज है वो आपको ये याद रखना है कि अगर आप पहले से ही उम्मीद करके जाते हो कि आज जो जो पूछा गया ना कल भी वही ही पूछा जाएगा, तब आप देखोगे कि आपके एग्जाम में प्रेशर आपको बहुत क्रिएट होता हुआ दिखेगा दिमाग पे। जैसे कि आज के एग्जाम में अगर मान लीजिए केसलेट जो है वो नहीं पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल नहीं पूछा गया केसलेट, तो आप ये सोच रहे हो कि केसलेट पूछा ही नहीं जाएगा। अब ये मतलब पहले से उम्मीद करके जाने वाली बात है ना कि आप सोच रहे नहीं पूछा जाए, और कल पहुंचे पता चला कि केसलेट सबसे पहले ही आपको दिख गया, तो देखते ही आपका दिमाग खराब हो जाना है, अरे ये हमारे में केसलेट आ गया तो कठिन ही है ना। तो ये मत करना, आप उम्मीद करके मत जाना कि बस वही वही उतना ही पूछा जाएगा, कि आज से लॉक्स 3 का पूछा गया तो कल भी 3 नंबर का ही पूछा जाएगा। अरे हो सकता है कल 5 नंबर का पूछा जाए, हो सकता है कल ना भी पूछा जाए। तो आप पहले से ये उम्मीद करके जाओगे ना, अपने दिमाग को प्री सेट करके गए, तब आप दिक्कत में फंसोगे, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आप ध्यान रखना, जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे उनके लिए मैं बता रहा हूं। और जहां तक बात है सेफ स्कोर की, तो कट ऑफ तो अभी से अगर कोई पूछ रहा हो कट ऑफ और अभी से कोई कट ऑफ बताए भी, तो दोनों ही चीजें अपने आप में गलत है। कट ऑफ आप तब डिटरमाइन करते हो जब सारे शिफ्ट के एग्जाम आप कर लो, उसके बाद आपको एक रिव्यू मिल जाए, आप पोल करा दो और उसके बाद आपको रिव्यू मिल रहा है कितने बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए हुए हैं, उसके बाद आप सोच सकते हो कट ऑफ। कट ऑफ को सोचते हुए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आप किस स्टेट से हो, क्योंकि जो IBPS क्लर्क का एग्जाम है ये स्टेट वाइज होता है, मतलब जो वैकेंसीज होती हैं स्टेट वाइज होती है, ना कि ऑल इंडिया लेवल पे। तो किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, कितना अच्छा अटेम्प्ट या खराब अटेम्प्ट किया है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ, अगर मैं बात करूँ सेफ अटेम्प्ट की, तो वो आप सोच सकते हो कि सेफ अटेम्प्ट आपके कितने हो सकते हैं। मतलब अगर आप इतना करके आ रहे हो तो आप ये मान के चलो अगर आपकी एक्यूरेसी वगैरह सही है तो आप आगे के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर। अभी जैसे अभी मैंने पोल कराया था, तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग 100 बच्चों के उसमें अभी तक आए हुए थे, तो वैसे भी देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे 80 प्लस आपके कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप 75 प्लस हो, आपने अटेम्प्ट किए हैं 75 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो 75 प्लस है ये जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, है ना। कैटेगरी भी एक फैक्टर आ जाता है जब कट ऑफ आपका निकलता है। तो अगर आप 75 प्लस कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कि आपकी एक्यूरेसी सही है, नंबर आपके कट कम रहे हैं, तो आप ऐसी उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो कहने को तो 80 भी कह सकते हैं, लेकिन अगर 75 प्लस आप जा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है, तो आप उम्मीद करके चलिए आपके परिणाम अच्छे निकल सकते हैं। फिर भी ये बहुत इनिशियल है 75 प्लस भी बोलना, क्योंकि अभी कल के एग्ज़ाम होने बाकी हैं, उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि बाकी बच्चों के एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं, फिर एक जो तस्वीर है वो सामने आ पाएगी। फिर भी आप अपनी तैयारियां तो शुरू करिए, क्योंकि वो कभी वेस्ट तो जाएगी नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं कि सर आपने कह दिया था हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारी तो तैयारी वेस्ट हो, ऐसा नहीं होगा। आप अगर IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क वाला तो मेंस आप निकाल ही लोगे बड़े आसानी से। IBPS क्लर्क का जो लेवल आपका आएगा वो PO से ज़्यादा तो होगा नहीं, आप आसानी से निकाल लेंगे। करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो इस बात पे ध्यान रखिए। बाकी जैसा होगा इसको एडजस्ट किया जाएगा कल के एग्ज़ाम को देखते हुए। अब अपनी तैयारी इसी तरह बना करके रखिए, और उन बच्चों के चक्कर में तो बहुत कम पढ़िएगा जो भाई हो सकता है कोई 100 भी कर रखा हो, वो कोई एक आध बच्चा होगा ऐसा, है ना, जिसने हो सकता है क्वेश्चन पेपर भी ना पढ़ा हो,
तो उनको छोड़ करके आप चलिए, बाकी तो आप आसानी से, अगर आपने अच्छी तैयारी करी होगी तो मुझे तो पूरी उम्मीद है, अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो 75 प्लस तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करे होगे तो आपने कम से कम 82 या 83 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए ही होंगे इसमें, है ना, कम से कम। ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हमने प्रिपरेशन करवाई थी और क्वेश्चन का लेवल देख करके तो ऐसा ही लग रहा है ना। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप इसी तरह बने रहिए चैनल पे। ये वीडियो को आप आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगे। फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके उसे बता सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।